decay of current, growth and decay of current in LR सर्किट, करंट का इंक्रीज या करंट के डिक्रीज को हम लोग इस LR सर्किट में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट, कैसे करंट बढ़ता है या घटता है उसको हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग के पास ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। कोई एक LR सर्किट है, उसमें करंट जो है वो ग्रोइंग है। Let you have any inductor and you have resistor and the system is connected with any external supply through this key. ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टर है, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका EMF E मान लो, यहाँ पे की मान लो at t equals to 0 key is closed। जैसे ही आप की को क्लोज कीजिएगा इस सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अब तुम ही सोचो कि अगर करंट किसी इंस्टेंट पे देखो समझो t equals to 0 टाइम पे की क्लोज हुआ, t equals to t टाइम पे सर्किट में करंट का वैल्यू है I। तो अगर ये करंट इंक्रीजिंग है, I है और इंक्रीजिंग है, तो क्या यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव पोलैरिटी लेफ्ट में डेवलप होगा? बोलो बोलो, क्या वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ का पॉजिटिव पोलैरिटी लेफ्ट में डेवलप होगा? ठीक है ना, लेफ्ट में डेवलप इसलिए होगा ताकि वो इंक्रीजिंग करंट को है ना रोक सके, इंक्रीजिंग करंट का अपोज कर सके। सही है। अब जरा अप्लाइंग लूप रूल, अप्लाइंग लूप रूल लगाओ। जब तुम इसमें लूप रूल लगाएगा तो तुम देखेगा निगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई, फिर देखो पॉजिटिव से निगेटिव माइनस ई, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0। आप लिख सकते हैं ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। इंटीग्रेशन का तैयारी, dt बाई एल लेफ्ट में और di डिवाइडेड बाई e माइनस आई आर राइट में। देखो एडजस्टमेंट, l और dt को लेफ्ट में भेज दिए, e माइनस आई आर को राइट में भेज दिए नीचे की तरफ। सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना और समझना कि अगर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 से t तक और राइट हैंड साइड में 0 से लेके i तक, तो यहाँ 1/l कॉमन, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक, और यहाँ पे ln e माइनस आई आर क्या डिवाइड करेंगे माइनस आर से, 0 से लेके i तक। बोलो बोलो, सही है क्या? सही है। अरे बोलो भाई, इंटीग्रेशन देखो। हाँ गुड। अब आगे देखना, यहाँ समझना, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/l टाइम्स ऑफ p माइनस 0, और यहाँ पे देखना माइनस 1/r बाहर, ln e माइनस आई आर माइनस ln e लिख सकते हैं। तो ये माइनस को इधर ले आओ, माइनस आर को इधर ले आओ, क्या ये माइनस आर बाई एल इंटू टी होगा, और इधर होगा ln e माइनस आई आर बाई ई। तो ये हो गया माइनस आर बाई एल इंटू टी ln 1 माइनस आई आर बाई ई, 1 माइनस आई आर बाई ई। क्या सही है? ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्या हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में सॉरी अभी तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा,
ई पे पावर ये पूरा कर दें तो क्या 1 माइनस आई आर बाई लिख सकते हैं? क्या सही है? ठीक है, तो ई पे पावर हो गया माइनस टी आर बाई एल एंड दिस इज 1 माइनस आई आर बाई ई। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो ये टर्म हो गया आई आर बाई ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी आर बाई एल। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर 1 माइनस ई पे पावर टी आर बाई एल, सॉरी टी आर बाई एल। आप इसी को लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ। अब जरा कंपैरिजन देखो, इसमें जो इक्वेशन है आई नॉट स्टैंड करता है ई बाई आर के लिए विच इज मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट है, और जो टॉ है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है एल बाई आर की जगह पे, इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। डायमेंशन भी आपको याद होगा, टॉ का डायमेंशन मतलब एल बाई आर का डायमेंशन होगा टाइम के डायमेंशन के बराबर एम नॉट एल नॉट टी। ठीक है, चलो नोट किया जाए यहां तक इक्वेशन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से। सबसे पहला चीज तो है वो सर्किट को पहचानना कि आपके पास एक इंडक्टर हो कनेक्टेड होगा और यहाँ की है, बैटरी का ये में पी है, ये एल है, ये आर है। जैसे ही आप की क्लोज करते हैं सर्किट में करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। एट एनी इंस्टेंट करंट I will be equals to I naught 1 minus e पे पावर t by tau। वैसे आप देख चुके हैं कि यही फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन आता है। ऐसा ही चीज आप आरसी सर्किट में भी पढ़े हैं और ऐसा ही फिर से आप एलआर सर्किट में भी पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना बात समझने में? अब इसमें जब आप यूज करेंगे तो आज के बाद आप हमेशा याद रखेंगे कि जहां आई नॉट दिख रहा है वहां कुछ और नहीं ई बाई आर होता है, और जहां टॉ दिखाई दे रहा है वहां एल बाई आर होता है। ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपसे करंट का वैल्यू बोल दिया जाए तो यू कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब एक चाहेंगे कि एक क्वेश्चन जो हमसे उस समय पूछा गया था साक्षी का, उसको थोड़ा एक बार रिपीट कर दें हम, केवल पढ़ देंगे, सुन ले। लिखा है कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 2 हेनरी एल दिया है एंड रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, आर दिया है, ई दिया है। Find the current at the instant 0.2 second after the connection is made। 0.2 सेकंड टाइम दिया है, टॉ आप L by R से निकाल लेंगे, सब वैल्यू पुट करेंगे तो I मिल जाएगा। ठीक है साक्षी, यही क्वेश्चन था। फिर आगे है द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एट दिस इंस्टेंट। अगर आपको I मिल गया तो एनर्जी लिख सकते हैं ना हाफ Li स्क्वायर। बोलो बोलो, ठीक है, तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही था, इसीलिए आप उस समय बोले थे कि आज पढ़ा दें। ठीक है, अब चलो देखो और ध्यान से समझो। तो ये रहा हम लोगों के पास करंट का इक्वेशन किसी भी इंस्टेंट पे। अच्छा, इस समय जैसे कि क्वेश्चन है एट दिस इंस्टेंट, जो मैंने आई का इक्वेशन, उस आई के इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपका टाइम इंक्रीज करता है तो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, कैसे इंक्रीज करेगा? तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना। आई यहां से बढ़ा, ऐसे 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 करंट इंक्रीज करा एंड सो लाइक दैट। ठीक है, करंट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद मैक्सिमम। ये हमारे करंट का इंक्रीज है। अच्छा, अगर करंट का इंक्रीज आपके सामने है तो आप यहां से कुछ टर्म्स को वेरीफाई करके आगे निकालें। एट एनी इंस्टेंट
तुमसे ये पूछे एक मिनट, हाँ ठीक, ये चीज था ऐसा। अब देखो एट एनी इंस्टेंट इफ वी नो द वैल्यू ऑफ करंट, अगर हम लोग करंट के वैल्यू को जानते हैं तो देखो अगर तुम करंट का वैल्यू जानता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आप किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं। एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इज I इंटू R। क्या सही है? I इंटू R। दूसरा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर अगर लिखना पड़े, इंडक्टर, तो याद रखना इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और नहीं है, उसका ईएमएफ है L टाइम्स ऑफ di/dt। ओके, जो आपका I आया होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तब आपको इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्या बात समझे? ठीक है, तो चीज है ना इस तरह से चलता है। अब देखो अगर तुमसे इसी इंस्टेंट पे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर पूछा जाए, तो जैसा कि अभी आप देख चुके हैं हाफ LI स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको मिल जाएगा। क्या सही है? ठीक है, तो चीज है ना इस तरह से चलती है और आपको पूरा ध्यान पे रखना पड़ता है। कहीं किसी को डाउट समझने में? ठीक, चलो इतना नोट करो। उसके बाद हम लोग डीके देखेंगे करंट का, करंट कैसे घटता है LR सर्किट में और उसका इक्वेशन, और फिर इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट उसको अलग से देखेंगे। नोट करो फटाफट। दूसरा पॉइंट है डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। LR सर्किट में करंट का डीके आप देखना है। मान लो जैसे ऑलरेडी हम एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, तुम जरा है ना इसको समझने का कोशिश करना। ओके, ये K1 है, ये E है, ये L है, ये R है और ये K2। सोचो जब आप K1 को क्लोज करेंगे, जब आप K1 को क्लोज करेंगे तो उस समय करंट का ग्रोथ होगा LR सर्किट में। क्या सही है? जब आप K1 को क्लोज कीजिएगा तो उस समय करंट का ग्रोथ होगा LR सर्किट में। सबको समझ में आया? अच्छा, अब आप करंट को मैक्सिमम होने दो, I0 होने दो। अब आप K1 को खोल के K2 को क्लोज कर दो, अब बोलो क्या होगा? करंट का डीके होगा उसी LR सर्किट में। क्या समझ में आया? बस यही है सर्किट डायग्राम। इनिशियली K1 is closed so that current becomes maximum I0. Then K1 is open and K2 is closed. So current starts decreasing. तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे करंट था मैक्सिमम, घट रहा है, और t
t इक्वल्स टू टी टाइम पे करंट हो गया I, यहां छोड़ दो, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये करंट डिक्रीज कर रहा है। क्या समझने में कहीं दिक्कत? बोलो बोलो। कैसे मतलब क्या? कैसे मतलब पूरा लाइन बोलेगा ना? कैसे क्या? हाँ, करंट को बनाए रखने के लिए बैटरी चाहिए ना। कहीं से बैटरी खोल दीजिएगा तो करंट घटेगा ना। T equals to T current decreasing. So सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा, ये था करंट, अब ये घट रहा है, तो क्या यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड में प्लस बनेगा? बोलो जी बोलो। यस सर। अप्लाइंग लूप रूल, अप्लाइंग लूप रूल, लूप रूल लगाएं। जब आप लूप रूल लगाएं, सपोज ऐसे चलते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस ई, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर इज इक्वल्स टू जीरो, या ई इज इक्वल्स टू आई आर। क्या ई को लिखे एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी? बोलो बोलो। क्या यहाँ माइनस नहीं छूट गया? हाँ, करंट घट रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो वहां एक माइनस साइन लगेगा ना, माइनस डी आई बाई डी टी। सो इट इज डी आई बाई आई नीचे इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल एंड डी टी। इंटीग्रेट करो, आई नॉट से आई तक, जीरो से लेके टी तक, एल एन आई, आई नॉट से आई तक माइनस आर बाई डी टी का इंटीग्रेशन टी। क्या इसको एल एन आई बाई आई नॉट लिख दें, और यहाँ पे हो गया माइनस आर टी बाई एल। एक्सपोनेंशियली लिखेंगे तो आई बाई आई नॉट इज ई पे पावर माइनस आर टी बाई एल। सो करंट का इक्वेशन हुआ I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। फिर से टॉ, वेयर याद रखना सब कोई, आई नॉट एक्चुअली ई बाई आर है, जो प्रीवियस केस का मैक्सिमम करंट है, और जो टॉ दिख रहा है वो एल बाई आर है, एज यूजुअल टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, नोट करो यहां तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन तक नोट करो फटाफट। तो देखो, दोनों का इक्वेशन को अगर आप मैच कीजिएगा ना, तो जो आप चार्ज का इक्वेशन में पढ़े थे, जो आप चार्ज के केस में पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? जो आप चार्ज के केस में पढ़े थे, बिल्कुल इक्वेशन उसी के तरह सिमिलर है। ठीक है, तो यहां से भी है ना, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं, तो छोटा छोटा लिखे, इसको आप देखे समझे। ग्राफिकली देखो, ग्राफिकल एनालिसिस, तो ग्राफिकली क्या है कि t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे करंट का वैल्यू था मैक्सिमम, और t इक्वल्स टू t टाइम पे करंट का वैल्यू घट के हो गया I। कैसे घटा? तो भाई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया। तो आप अगर इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखें, तो दैट पर्टिकुलर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज लाइक दैट। ये आपका I नॉट, यस, ठीक है, तो ये करंट का वैल्यू था। अगर हम लोग, अच्छा फिर से एक चीज पूछते हैं,
अच्छा, अगर हमको फिर से इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़े तो इस बार क्या फाइंड आउट करेगा तुम? इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़े, क्या फाइंड आउट करोगे? हाँ, माइनस एल डी आई बाई डी टी करेंगे, सही है ना? ठीक है, तो देखो जरा लिख ही देते हैं, हमको लगा तुम लोग बता देगा। एट एनी इंस्टेंट, गौर करना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी निकालो, मतलब ईएमएफ निकालो। बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो आप सिंपली आई को आर से मल्टीप्लाई कर दें। सी, एनर्जी स्टोर्ड, इनसाइड इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर का एनर्जी स्टोर निकालना रहे, सीधा हाफ एल आई स्क्वायर यूज कर लो, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ये चीज चलता है। तो देखो हमारे पास दो तरह का सर्किट था, एक था ऐसा जिसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था इन एलआर सर्किट, और एक था ऐसा जिसमें करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था इन एलआर सर्किट। दोनों में जो हमारे करंट का इक्वेशन आया, एक में I is equals to I naught 1 minus e पे पावर minus t by tau, that is growth of current in LR circuit, और दूसरे केस में I is equals to I naught e पे पावर minus t by tau, that is decay of current in LR circuit। सारा पॉइंट तुम्हारे सामने। अब हम चाहेंगे कि इस सर्किट से रिलेटेड आप एक दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। Just after key is closed, जैसे ही आप की को क्लोज किए तुरंत उसके बाद, just after key is closed, just after key is closed, always think inductor offers infinite resistance, इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सो देयर इज नो करंट at that moment in that branch which contain inductor, which contain inductor। अगर हमारा इंडक्टर उस इंस्टेंट पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो जिस ब्रांच में इंडक्टर है, जिस ब्रांच में इंडक्टर है, याद रखना उस इंडक्टर वाले ब्रांच में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू होगा 0। जिस ब्रांच में इंडक्टर होगा उधर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू कितना होगा? 0। कब? जब हम लोग किसी की को क्लोज करते हैं, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में इंडक्टर होता है उधर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 होता है। कारण है कि इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब दूसरा लाइन याद रखिएगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आप इसको स्टेडी स्टेट भी कहते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट। रिमेंबर, inductor offers no resistance in flow of current, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, it behaves like conducting wire,
कंडक्टिंग वायर की तरह काम करता है। तो अभी तुम्हारे जस्ट आफ्टर कीज क्लोज लिया जाए, की को क्लोज करने के तुरंत बाद दिया जाए तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और जिस ब्रांच में इंडक्टर होगा उधर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर इंडक्टर को हम लोग उस समय के लिए लेते हैं जब करंट ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, रिमेंबर दैट इंडक्टर केवल एक कंडक्टिंग वायर है और किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर है और किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। कोई यही दो केस कैपेसिटर के केस में बताएगा? उल्टा होता है। स्टार्टिंग में 0 रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट टाइम के बाद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सही है ना? मान ले एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं कि देख भाई एक बैटरी है, यहां से एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर यहाँ है, यहाँ पे एक की रख लू यार, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3, ये L। तुमसे बोला गया फाइंड करंट, कब भाई निकालना है? फाइंड करंट A, करंट I, हाँ करंट जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, की के क्लोज करने के तुरंत बाद आपको करंट निकालना है, ये एक केस। और दूसरा आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो देखो जब आप ए सॉल्व करते हैं, याद रखना रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज इंफिनिटी, तो आपका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और फिर यहां पे एक रेजिस्टर, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मेरे हिसाब से ये उस समय का ऐसा इंस्टेंट होगा कि इससे जो भी करंट निकलेगा वो R1 होते हुए ऐसा R3 को जाएगा और R3 से फिर आके इधर सेल में इंटर कर जाएगा। जिस ब्रांच में इंडक्टर उधर से फ्लो करने वाला करंट 0, क्या सही है? तो कौन सा रजिस्टर आपके काम का नहीं है? R2। R1 और R3 सीरीज में है, R1 और R3 सीरीज में है, तो तुम्हारे करंट का वैल्यू हुआ E बाई R1 प्लस R3। दिस इज योर आंसर, ओके। और जब आपसे बीप सॉल्व कराया जाए तो याद रखना कि इंडक्टर इज जस्ट लाइक वायर, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इंडक्टर था। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और मान ली यहाँ पे एक करंट I है, तो सिंपली I विल बी इक्वल्स टू E बाई R2 और R3 पैरेलल में R2 R3 बाई R2 प्लस R3 और प्लस R1। समझा क्या? उस समय बस हम लोग का इंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। देखो अगर सिंपली एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर है, अगर सिंपल वे से एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर है तो हमें बहुत आसानी से टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, टाइम कांस्टेंट निकल जाता है। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हो कि हमारे पास एक इंडक्टर लेकिन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो, एक इंडक्टर लेकिन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो, यूज स्टेप्स। सबसे पहला शॉर्ट सर्किट दिस सेल, सेल को शॉर्ट सर्किट करो। फाइंड R equivalent about 2 ends
ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस में आर इक्विवेलेंट। थर्ड, tau is equals to L by R equivalent, tau is equals to L by R equivalent यूज कीजिए, आपको tau मिलेगा। तो अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि एक इंडक्टर है लेकिन एक से ज्यादा रजिस्टर है, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। जस्ट लाइक जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक बैटरी है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है और फिर एक रजिस्टर है, फिर मान लो एक और रजिस्टर है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और तुमसे बोला गया चलो भाई इसका टाइम कांस्टेंट निकालो। तो टाइम कांस्टेंट निकालने का मतलब है कि ऊपर जो स्टेप्स उसको फॉलो अप कीजिए, इसको शॉर्ट सर्किट कीजिए। यहाँ एक इंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस में आपको इस सर्किट का R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये इंडक्टर का दो एंड है। कोई देख के बता सकता है कौन सीरीज कौन पैरेलल? R1 R3 पैरेलल, R2 सीरीज। बिल्कुल सही, ठीक है। R1 R2 सीरीज उसके पैरेलल में। चलो भाई नहीं समझ में आ रहा, देख लेते। ए पॉइंट से क्या R1 और R3 जुड़ा है? तो R1 का एक एंड और R3 का एक एंड जुड़ा है। अब जरा बी पॉइंट लो, बी से देखो तो R2 का एक एंड जुड़ा है, R2 का एक एंड बी से जुड़ा है और R2 का दूसरा एंड R1 से भी जुड़ा है और R3 से भी जुड़ा है, मतलब ये इससे और इससे जुड़ा है। क्या दिख गया? R1 और R3 पैरेलल में, उसके साथ R1 सीरीज में, समझा क्या? तो तुम्हारे R इक्विवेलेंट का वैल्यू हुआ R2 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। सो तुम्हारे टॉ का वैल्यू हुआ L by R इक्विवेलेंट। दिस इज योर आंसर। तो कोई भी ऐसा केस जिसमें एक इंडक्टर हो लेकिन एक से ज्यादा रजिस्टर होगा, हमेशा ध्यान रखना तुमको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करना है। कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में? ये था पूरा का पूरा एलआर सर्किट। जहां कहीं भी एलआर सर्किट का क्वेश्चन है जो आज बोर्ड पे बता दिया गया, जस्ट फॉलो अप। और एक से एक क्वेश्चन, हमको लगता है 20-30 क्वेश्चन तो अकेले एक बुक में है, तुम्हारे एचसीबी में अकेले 20-30 क्वेश्चन मिल जाएगा इसका। सही है, देख लीजिए। कहीं किसी को डाउट? खत्म करेंगे क्लास अगले दिन, अब इससे आगे कहीं किसी को डाउट?